हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के कलर्ड कंपाउंड की। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्टली कलर्ड रहते हैं, तो इनके कलर के रिगार्डिंग बात करनी है। आपने ध्यान रखना है, कभी भी अगर डी जो है वो फुली फिल्ड है, मींस D10 है या फिर D0 है, तो वो कभी भी कलर शो नहीं करेगा, वो ऑलवेज वाइट रहेगा। तो जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, कॉपर है या सिल्वर है, अब इनके केस में हमारे पास क्या होता है 3D10 सभी के केस में। जो हमारे पास कैंडियम है, टाइटेनियम है, इनके केस में होता है 3D04S0। तो कभी भी अगर D10 होगा या फिर D0 होगा तो कभी भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है। कलर ऑलवेज DD ट्रांजिशन की वजह से ही होता है, मींस अगर D जो है वो पार्शली फिल है। पार्शली का मतलब है D में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 तक है, तो अभी वो DD ट्रांजिशन देता है। लेकिन अगर उसमें वो पार्शली फिल नहीं है, वो फुली फिल्ड है या वो एम्प्टी है, तो वो DD ट्रांजिशन नहीं देगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसके अलावा अब आप एक बात ध्यान में रखो कि जो D होता है, फर्स्टली D के हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है हैविंग इक्वल एनर्जी, और ये डीजेनरेसी जो है एक टाइम पे आके स्प्लिट अप हो जाती है, किसमें वो 3 मीन्स DXY, YZ, ZX अलग और X2 Y2 और Z2 अलग। ये आपने स्प्लिट अप कैसे होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपने पढ़ा है वो। तो जब ये स्प्लिट अप हो जाता है, अब मान लो हमारे पास D1 कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं। जब वाइट लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप कर जाते हैं, और जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करते हैं तो ये स्टेट हाईली अनस्टेबल रहती है। ज़्यादा देर तक जो एलिमेंट है वो इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो कुछ ही माइक्रोसेकंड में नीचे आने की कोशिश करता है। उसने जितनी लाइट जो होती है, जिस रेंज तक की लाइट को एब्जॉर्ब किया होता है, वो क्या करता है, फिर वो लाइट जो है कुछ हद तक जो एमिट करता है, मींस लूज करता है और नीचे आ जाता है। अब दो चीज़ें होती हैं, जो लाइट वो क्या करता है, अब वो कुछ लाइट एमिट करता है और वो नीचे आ जाता है, तो जो लाइट वो एमिट करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो शो करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऐसे जो एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो पैरा का मतलब है कि भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप मैग्नेट की प्रेजेंट में रखोगे सॉल्यूशन को तो उसे वो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी। डायमैग्नेटिक का मतलब है अगर रखोगे तो उसे रिपेल करेगी, सिंपल बात है। अब पैरामैग्नेटिक की जजमेंट कैसे होती है, जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा उतना उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा, और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका डायमैग्नेटिक करैक्टर होगा। मींस D10 है तो पेयरिंग है, तो इट मीन्स ये डायमैग्नेटिक है। अब पैरा की अगर बात करें, अगर वो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है एंड D9 है, तो 1 से लेके 9 तक जो होते हैं इनमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर रहता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा उतना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा ज़्यादा, उतना क्या होगा पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। अब मान लो आपको पैरा और डाया के बारे में पूछते हैं तो डिस्टिंग्विश इजीली हो सकता है, लेकिन अगर पैरा ही दो कंपाउंड हो फिर बोले विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो। मीन्स N+2 BM इज बोहर मैग्नेटन, जिसने ये इन्वेंट किया। अब मान लो मेरे पास क्या है, अगर तो देखो सिंपल है, अगर तो आपके पास जो है D5 मान लो केस है या D4 केस है, तो 4 सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो N4 होगा। अब मान लो D7 है
तो D7 के केस में ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 3 अनपेयर्ड है। हमने देखने से कि सिंगली फील्ड अकेला अकेला बस वही देखना है हमने। तो जितने अकेले हैं उन्हें यहाँ पे पुट कर दो, फिर आप जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आपने चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़े हैं। अब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है उसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, वो उसके साथ इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे। तो इट मीन्स पहले तो हमें क्या चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि अगर वेकेंट डी होगा तभी क्या होगा, वो एक्सेप्ट कर पाएगा किसे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन देता है? जो लिगेंड लगा होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, वो अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इसके पास कमी हो, इसके पास हो। तो अब फिर उसके बाद नेक्स्ट बात है कि अगर मान लो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है तो और क्या, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट की और की क्या खासियत है, साइज सिमिलर रहता है सभी का, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सभी पोजेस करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। आपको पता है कि अगर हम अलोंग विद द पीरियड मूव करते हैं तो इस तरफ जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, और इस तरफ जाते हुए जेड इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज होगा तभी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा और उन्हें होल्ड कर पाएगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, खाली अवेलेबल है, जिसमें ईजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आ रही है कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल या क्या चीज़ देखी जाती है? अब एक कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो उसे एक पाथ प्रोवाइड करता है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद बाहर निकल जाता है, बस। तो सिमिलर इसमें भी यही हो रहा है कि आपने पहले ध्यान रखना है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या होना होगा तो वो एक पाथ लेगा, वो पाथ ये है, ये। तो ये जो पाथ है ये जितना ऊपर तक जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिसे हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसे क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। तो फिर क्या होगा, जो कैटलिस्ट है उस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आएगा, जिससे कि उसे कम एनर्जी पे भी वो रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो एक शॉर्टर पाथ प्रोवाइड होगा, जिससे रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड हो सकेगी, मीन्स उसका रेट ऑफ या रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, डिकम्पोज होके दोबारा से प्रोडक्ट बनाएगा और खुद रीजनरेट हो जाएगा, खुद बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर और जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जितना सरफेस ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उससे क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। रिएक्टेंट जो हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। फिर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज टू इतना ज़्यादा आ जाएंगे कि वो जो कैटलिस्ट है वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर उसके बाद या कैटलिस्ट नहीं कंबाइन करेगा, या ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन कर जाएंगे और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टी में बात करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा ये हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। डन। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स और कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्लियर होगी।